छठी मैया से मांगा। देखिए, बिना मांगे छठी मैया ने इतना कुछ दिया है। पर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जिस विकसित बिहार की हम लोग कल्पना करते हैं और उस विकसित बिहार में हर परिवार में खुशियाँ, समृद्धि आए, छठी मैया का ये आशीर्वाद बिहार के, देश के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को मिले, ये कामना की है। जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। ऐसे में आज जब हम लोग छठ का उगते सूरज को अर्घ देकर विधिवत तरीके से अब ये पर्व पूर्ण होने जा रहा है, ऐसे में अब मैं मानता हूँ कि अब एक महापर्व जहाँ समाप्ति की ओर है, तो वहीं लोकतंत्र का जो दूसरा महापर्व है वो अब अपनी चरम सीमा पे अपने पूर्ण स्वरूप में अब वो आएगा। आज से ही अब हम लोग एकदम प्रचंड प्रचार की अब हम लोग शुरुआत करेंगे और मैं मानता हूं कि ये एक शुभ संकेत है कि लोकतंत्र के महापर्व के बीच में छठी मैया का आशीर्वाद सबको मिला, पूरे प्रदेश को मिला। जो भी परिणाम आएंगे, मानता हूं कि हम लोग के पक्ष में आएंगे, पर वो परिणाम बिहार वासियों के लिए सुखद होंगे। महागठबंधन आज मैनिफेस्टो जारी कर रहा है और कई सारी घोषणाएं तेजस्वी यादव ने की हैं, उन तमाम चीजों को एक तरह से उसमें शामिल किया जा रहा है। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं सेटबैक है एनडीए के लिए? कोई सेटबैक नहीं है, करें, घोषणाएं करने में क्या जाता है। जिसको सरकार में ही नहीं आना वो जितनी बड़ी घोषणाएं करते, बट उन घोषणाओं का आधार क्या है? एक तरफ आप बोलते हैं आपकी सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक कि हर परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। प्रभु, बिहार का बजट ही कितना है? 3-3.25 लाख करोड़ का बजट है। अगर आप बेयर मिनिमम सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको लगभग 2.5-3 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने में कम से कम 7 से 9 लाख करोड़ का आपको बजट चाहिए। कहाँ से आएगा वो बजट? उसके बाद जो आपने बाकी की घोषणाएं की हैं, इन तमाम चीज़ों की पूर्ति आप कैसे करेंगे? मैनिफेस्टो जब वो निकाल रहे हैं तो उसमें ये भी तो बताएं कि रास्ता क्या है, राजस्व कैसे मेरे राज्य का बढ़ाने की आप सोच रख रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन कैसे? जब तक रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा आपके वादों के कोई मायने नहीं है। और ये बात आपको भी पता है, मतलब नेता प्रतिपक्ष को पता है कि वो सत्ता में उनको आना नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है, बड़े बड़े वादे करने में क्या जाता है, पूरा तो उनको करना नहीं है। कह रहे हैं कि विजन आप लोग कॉपी कर लेंगे इसलिए नहीं बता रहे। कॉपी किसने किया? जीविका को लेकर आज जो नेता प्रतिपक्ष और उनका परिवार और उनका गठबंधन चिंतित है, जीविका की शुरुआत किसने की? 2005 से पहले जब तक एनडीए की सरकार बिहार में नहीं आई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई जीविका को जान रहा था? इस शब्द को कोई जान रहा था? तो जिन्होंने उसका इजाद किया, आज उन्हीं की चिंता करके तो नकल कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? कल तेजस्वी सर फेसबुक लाइव आए थे, उन्होंने कहा कि अगले छठ तक जो है पलायन, बेरोजगारी, इसके लिए बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी बात है, ये उनको आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि कारण भी वो और उनका परिवार ही रहा है। 90 के दशक से पहले इस तरीके से पलायन नहीं होता था। जिस तरीके से 90 का जंगल राज जिसको कहा जाता है, जिस तरीके से उस दौरान युवाओं का पलायन हुआ है, और ये तब से लेकर आज तक जितना नियंत्रित होना चाहिए नहीं हो पाया। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन उस व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिससे पलायन, क्योंकि मेरे बिहारी फर्स्ट के लिए भी सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, पूर्णतः रोका जाए। ना सिर्फ पलायन रुके बल्कि दूसरे राज्य से बच्चे हमारे राज्य में आए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। इस व्यवस्था के निर्माण के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुसलमानों का वोट लेते रहे वो लोग, इस बार उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी का नाम दिया। क्या एनडीए की सरकार बनेगी तो कोई मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा? भाई, हम लोगों के ऊपर तो ये प्रश्न तब आएगा जब हम लोग डिप्टी सीएम की हम लोग बात कर रहे हैं। बात तो आप कर रहे हैं ना। एक तरफ आपने घोषणा की है एक डिप्टी सीएम की, हम लोग तो नहीं कर रहे ऐसी कोई घोषणा। हम लोग तो ये मानते हैं कि जब सत्ता में हम लोग आएंगे, हर किसी के सामर्थ्य के आधार पर हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए हर दल प्रतिबद्ध है। हैविंग सेड दैट, आज की तारीख में जब आप सीने पे तमगे की तरह लगा के घूमते हैं मुसलमान और यादव MY समीकरण को, तो ऐसे में जब आप यादवों का जिक्र करते हैं तो पूरा यादव से एक परिवार में सीमित होकर रह जाता है। इनको अपने परिवार के बाहर कोई दूसरा सक्षम, कोई सामर्थ्यवादी, कोई इनको दूसरा, इनको यादव इनको नहीं दिखता है।
अगर आदरणीय लालू जी जेल जाएंगे तो उनकी अर्धांगिनी बनेंगी, अगर वो उनका नहीं रहेगा कार्यकाल तो उनकी अगली पीढ़ी में उनके सुपुत्री बनेंगे। मतलब यादवों में और कोई नहीं है पूरे प्रदेश भर में। और जब मुसलमानों की बात करेंगे तो उनको तो वो रिप्रेजेंटेशन भी ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि मुसलमानों को इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है। ये सवाल आपसे इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आप एमवाई समीकरण की बात करते हैं। मेरे एमवाई समीकरण में सांप्रदायिकता और जातीयता नहीं है। मेरे एमवाई समीकरण में देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं, और वाई समीकरण में बिहार की नहीं हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी युवा है। सर, बट इंडिया गठबंधन में भी तो माइनॉरिटी को उतनी सीटें नहीं मिली। आपकी पार्टी ने 1 दी है, बीजेपी ने तो दी ही नहीं है, और जेडीयू ने 9 के लगभग शायद दिया है। प्रभु हमने कम से कम दी तो, क्योंकि इस गठबंधन के बारे में, एनडीए के बारे में कहा जाता है कि मुसलमान हम लोग को वोट नहीं करता, मुसलमान हम लोग के साथ। ये एक नैरेटिव सेड अनसेड वे में विपक्ष ने पूरी तरीके से स्थापित कर दिया कि मुसलमान हम लोग को वोट नहीं करता। उसके बावजूद, और अगर मेरे समर्पण पे अगर कोई उंगली उठाए तो 2005 आज से ठीक 20 साल पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पूरी पार्टी समाप्त कर दी इस बात की घोषणा करते हुए कि कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बने। उस वक्त कहां थे मुसलमानों को हितैषी, कहां थी राजद जैसी पार्टी? भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी 2005-6 के आसपास, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से पहले कौन था? केंद्र की सरकार में लंबे समय तक कांग्रेस थी, बिहार में 15 साल तक राजद की सरकार थी। क्यों है फिर मुसलमानों के हालात ऐसे? मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप पूछिए, हमसे सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग सीने पे तमगे की तरह लगा के नहीं फिरते हैं कि भैया हम लोग मुसलमानों के लिए ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। हम लोग की सरकार का मंत्र, मेरी सरकार का मंत्र एकदम स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मेरा विजन एकदम स्पष्ट है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। मुसलमानों को आइसोलेट करके जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति 90 के दशक के आसपास एकदम चरम सीमा पे गई थी, मैं कम से कम वो राजनीति नहीं करता हूँ। बस कर दें प्रभु। सर, आपके कैंडिडेट प्रचार गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है, ये चिंता की बात है। अब ये वही है ना, अब देखिए, अब राजद हल्का सा भी इन लोगों को चुनावी प्रतिस्पर्धा दिखती है तो इन लोगों के कल्चर में रहा है इस तरीके से हुड़दंग मचाना, ये एक दूसरे के ऊपर हमला करना, और इसी तरीके से ये लोग करते रहे। अभी तो सरकार में आते नहीं है, चुनाव के वक्त ही इन लोगों का ये हुड़दंग चरम सीमा पे चला जाता है। तो सोचिए कभी सत्ता में आ जाएंगे तो क्या रहेगा। बरौना में हाँ, हम लोगों ने अंकित का समर्थन हम लोगों ने किया है, प्रयासरत थे हम लोग। जिस तरीके से नामांकन को लेकर वहाँ पे चिंता हुई थी, पर पूरा एनडीए ने एकजुट होकर, पांचों दल ने, अंकित जो कि वहां से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका पूरे एनडीए ने समर्थन किया है। मैं मानता हूं कि एनडीए के पूरे समर्थन के साथ, और उनका अपना एक युवा, पढ़े लिखे युवा हैं, उनका भी एक अपना प्रभाव है। मैं ये मानता हूं कि उनकी भी जीत सुनिश्चित है।